वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर रहे थे, और वो क्वेश्चन हम अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके थे। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 7। सो व्हाट इज द क्वेश्चन 7? A 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 4000 Newton and the track offers a frictional force of 5000 Newton, then calculate the net accelerating force, the acceleration of the train, the force of wagon 1 on the wagon 2. हाँ जी, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है पहले हम उसको बाहर निकाल के रखते हैं एज यूजुअल। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया गया था? ये आपके पास एक इंजन है, हम कंसीडर करके चलते हैं ये एक इंजन है, ठीक है। और ये इंजन के साथ में 5 इस ट्रेन के वैगन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 एंड इट्स 5, ठीक है। हर एक वैगन का जो मास है वो कितना है? 2000 kg गिवन है, 2000 kg, इट्स 2000 kg। राइट, मान लेते हैं ये वैगन 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये वैगन नंबर 5 है, और ये अपना इंजन है। इंजन का मास आपको गिवन है 8000 kg, 8000 kg, ओके। तो अब इसने बोला है कि ये जो इंजन है ये 5 वैगन को क्या कर रहा है? आगे की तरफ खींच रहा है, इनको आगे की तरफ लेके चल रहा है। अब आपसे पूछा है along a horizontal track if the engine exerts a force of 40,000 न्यूटन। ये जो इंजन है ये इन वैगन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कितना? 40,000 न्यूटन। इनके ऊपर इसने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया है? 40,000 न्यूटन। इन वैगन को आगे की तरफ पुल करने के लिए 40,000 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है, किसके द्वारा? इंजन के द्वारा। किन के ऊपर? इन 5 वैगन के ऊपर, ठीक है। और जो ये जो 5 वैगन थे अपने, ये इस ट्रैक के ऊपर जब चल रहे हैं तो ये ट्रैक इनके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है ट्रैक के द्वारा, ये कितना अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, और ये कितना लगाया जा रहा है? 5000 न्यूटन लगाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये इंजन तो लगा रहा है 40,000 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कितना फोर्स लगाया गया? 5000 न्यूटन। तो यहां से अब नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना आ जाएगा अपने पास? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू 40,000 माइनस में 5000, दैट्स इक्वल टू 35,000 न्यूटन, ओके। तो ये डाटा आप यहाँ पर लिख देंगे। मास ऑफ द इंजन इज, मास ऑफ द इंजन is equal to 8000 kg. Mass of each 5 wagon is, mass of each 5 wagon is 2000 kg, ठीक है। Force applied by the engine, force applied by the engine is 40,000 Newton. Frictional force applied by the track, कितना अप्लाई किया गया है? 5000 न्यूटन अप्लाई किया गया है। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के कहाँ लगता है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है हमेशा, ओके। तो 40,000 फोर्स इधर लग रहा था, 5000 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स अपने पास कितना आ गया? 35,000 न्यूटन आ गया, और यही आपको कैलकुलेट करना था। तो जो क्वेश्चन का अपना फर्स्ट पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो चुका है, ओके। अब इसको हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि बेटा फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करके चल रहे हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो इससे अपोजिट डायरेक्शन को आपने क्या कंसीडर करके चलना पड़ेगा? नेगेटिव कंसीडर करके
करके चलना पड़ेगा। तो 40,000 न्यूटन जो फोर्स है वो तो इसको आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो 5,000 न्यूटन फोर्स है ये इसकी मोशन को रोकने के लिए लग रहा है। तो इसलिए जो नेट फोर्स है जो इसको आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कितना हो जाएगा, 40,000 माइनस में 5, दैट 5,000, दैट इज 35,000 न्यूटन। ओके, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, कैलकुलेट द acceleration of the train, calculate the acceleration of the train। acceleration आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो force is equal to क्या होता है, ma we know by putting the value of F, that is 35,000, we will get m। m की वैल्यू क्या है आपके पास, m ये जो इंजन है ये इन 5 वैगन को खींच करके आगे की तरफ लेके जा रहा है, मींस इस इंजन को कितना मास आगे की तरफ मोशन में लेके जाना है, ये 5 वैगन को आगे की तरफ लेके जाना है। और एक वैगन का मास अगर 2000 केजी है तो 5 वैगन का मास कितना हो जाएगा बेटा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम m की वैल्यू लिखेंगे वो कितने लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, और ये a की वैल्यू a ही रहने देंगे क्योंकि इसको तो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जो अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 35,000 डिवाइडेड बाय 10,000, दैट्स विल इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लगाना न भूलें, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, कोई भी पार्ट आपने अटेम्प्ट किया है तो लास्ट में उसकी यूनिट जरूर मेंशन करें। ओके, पार्ट नंबर 3 में आपसे पूछा है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। अब कैलकुलेट कीजिए जो वैगन 1 है ये वैगन 2 के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, जब आप इंजन के द्वारा कितने फोर्स से इसको लेके जाया जा रहा था, जब आप ये देख रहे थे तो हमने मास लिया था इंजन से पीछे वाले सभी वैगन का। अब अगर वैगन 1 इसको आगे की तरफ खींच के लेके जा रहा है तो आपने मास काउंट करना है। ये जो पीछे आपके 4 वैगन बचे हैं 1 के अलावा जो 4 हैं उन सभी का मास आप काउंट करके चलोगे। तो यहाँ से फोर्स जो आपने निकालना है वैगन 1 के द्वारा वैगन 2 पे जो अप्लाई किया जाएगा उसमें आप क्या करोगे, मास आप लेके चलोगे 4 वैगन का, और एक वैगन का मास 2000 है तो 4 का कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। इनटू में F इक्वल टू ma होता है ना, और फोर्स आपको निकालना है। अब एक बात ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जब आप निकालोगे तो एक्सेलरेशन तो सभी के सभी जो अपने पास वैगन है, इंजन है, वो सभी एक ही एक्सेलरेशन के साथ आगे एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो a की वैल्यू आप यही वाली यूज करेंगे। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5। तो यहाँ से अपने पास जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 2000 इंटू में 35/10 आप इसको लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 44, 8 3 जा 24 और 4 28 एंड 2 0 ये। तो ये 28,000 न्यूटन फोर्स इसको अप्लाई करना पड़ेगा वैगन 1 के द्वारा टू मूव द वैगन टू सेकंड वैगन को आगे की तरफ मूव करने के लिए इसको इतना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था अपना थर्ड पार्ट, और इसमें 3 ही पार्ट सोल्व करने थे हमने, तो एक एक पार्ट करके हमने ये सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कर लिया है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question है बेटे, an automobile vehicle has a mass of 15,000 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? इसने कहा है an automobile vehicle has a mass of, एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है आपके पास और उसका मास आपको गिवन है, उसका मास कितना गिवन है, 1500 kg उसका मास आपको गिवन है, 1500 kg।
What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? यहाँ पे ये रोड है अपने, और रोड जब ये व्हीकल मूव करेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसने कहा है कि ये जो व्हीकल मूव कर रहा था इसको एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन इसने बोला 1.7 माइनस 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस इस एक्सेलरेशन के साथ इस चलते हुए व्हीकल को आपने रोक दिया है। तो इसने आपसे पूछा है कि बताइए इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया गया। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? मास ऑफ द व्हीकल इज, मास ऑफ द व्हीकल इज इक्वल टू 1500 kg, acceleration with which the vehicle is to be stopped, is equal to minus 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना डाटा देने के बाद आपसे क्या पूछा इसने कि कितने फोर्स के साथ बताइए इस चलते हुए व्हीकल को आप रोक पाओगे। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? F इक्वल टू m इंटू ए, और मास कितना है? 1500 है। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस का 1.7 है। मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 00, 15 7 जा 5, 205, 15 7 105, 10, 15 1 15 और 10 25 आ जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट था तो ये एक पॉइंट है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 2550 न्यूटन। लेकिन आप आगे साइन कैसा लगा के चलेंगे? नेगेटिव। तो इस फोर्स के साथ आप इस चलते हुए व्हीकल को क्या कर सकते हो? रोक सकते हो। अपोजिट डायरेक्शन में अपना ये रोकने वाला फोर्स लग रहा है, ये बात का पता हमें कैसे चल रहा है? नेगेटिव साइन से। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन किस लिए आया है? नेगेटिव साइन इसलिए आया कि आप इसको जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के आप इसको रोक दोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको गिवन है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? m है। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दी है v। अब आपसे पूछा गया है कि इसका मोमेंटम बताइए। तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का आप लिख दोगे यहाँ पे फॉर्मूला क्या? m इंटू वी। आपके पास 4 ऑप्शन थे, उन 4 ऑप्शन में से आपको मोमेंटम बताना था। तो पहला है mv होल स्क्वायर, नॉट पॉसिबल। mv स्क्वायर, नॉट पॉसिबल। हाफ m स्क्वायर नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। m इंटू वी, सो योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। डी ऑप्शन जो रहेगा आपका वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction at the force that will be exerted on the cabinet? आपसे इसने कहा है कि एक ये कैबिनेट है, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। इसके ऊपर आपने 200 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया है? 200 न्यूटन। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो ये क्या करना शुरू कर देती है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू कर देती है, राइट। अब आगे इसने पूछा है व्हाट इज द फ्रिक्शन एट द फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो इसका मतलब इसके और जिस सरफेस पे ये रखी गई थी ये कैबिनेट,
इस सरफेस के बीच में और इस कैबिनेट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, इसने चलना नहीं शुरू किया, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया मैंने फोर्स, फिर भी ये नहीं चला, थोड़ा सा और फोर्स बढ़ा देती हूँ तो ये आप देख रहे होगे यहाँ से इस डस्टर ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया, इस डस्टर ने क्या करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब जब तक इस सरफेस के और डस्टर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उस फोर्स के बराबर अगर आप अप्लाइड फोर्स नहीं लगाते हो तब तक वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू नहीं करता है। तो ये कैबिनेट चलना शुरू करती है कितने पे, 200 न्यूटन पे अगर ये कैबिनेट चलना शुरू करती है, इट मींस इसके बीच में और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था वो कितना फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था, -200 न्यूटन फोर्स काम कर रहा था। व्हाट इज द फ्रिक्शन एट द फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, यही आपसे पूछा था। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो मोशन होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, राइट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the cabinet? Velocity of the combined object, sorry, after collision. Collision के बाद में जो combined velocity है वो कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि इस क्वेश्चन में आखिर कौन सा केस डिस्कस किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रही हैं और दोनों का आपस में क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है। कोलिजन के दौरान वो दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। अब आफ्टर स्टिकिंग उनकी वेलोसिटी मींस कंबाइंड वेलोसिटी से वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, मास, क्वेश्चन नंबर 11, मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1.5 kg। हर एक दोनों ऑब्जेक्ट्स में से प्रत्येक का मास कितना दिया है, 1.5 kg दिया गया है। अब इसने बोला है कि कोलिजन से पहले वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड हर एक की। अब हम एक बार इसका केस देखते हैं कैसे है। मान लेते हैं ये u1 स्पीड है इसकी और ये ऑब्जेक्ट है जो इस साइड आ रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, u2 है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आए थे, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। दोनों का मास भी गिवन है 1.5 kg, 1.5 kg। u1 की वैल्यू गिवन है आपको कितनी, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो है इनकी कंडीशन बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले ये सिचुएशन है इनकी, बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये आ गई ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान ये क्या हो गया, एक दूसरे से स्टिक हो गए, चिपक गए हैं दोनों के, दोनों आपस में। और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद भी वो एक दूसरे के क्या हुए हैं, स्टिक हो रखे हैं आफ्टर कोलिजन। अब इसने पूछा है कि आफ्टर कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है जी। चलो फिर प्रोसीड करते हैं। इस तरह की सिचुएशन में बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जब केस आता था तो हम क्या करते थे, इनका लीनियर मोमेंटम कंपेयर करते थे। इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो इसमें आप लिखोगे we know that m1 u1 plus m2 u2 is equal to
v1 प्लस m2 v2। और अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आपने इस डायरेक्शन में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान के चल रहे हो तो दूसरी डायरेक्शन को आपने डेफिनेटली क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय पुटिंग द वेरियस वैल्यूज वी विल गेट m1 कितना है 1.5 इंटू u1 कितना है 2.5 प्लस m2 कितना है 1.5 एंड इंटू u2 कितना है -2.5 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 दैट इज 1.5 प्लस 1.5। और कंबाइन होने के बाद वो एक ही ऑब्जेक्ट बन के मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी आपने v मान ली उसकी। अब देखो ये दोनों क्वांटिटी यहाँ और यहाँ दोनों सेम क्वांटिटी है बिल्कुल ही, लेकिन साइन कैसा है, नेगेटिव साइन आने की वजह से हम इक्वल और अपोजिट क्वांटिटी हो गई, रिजल्ट कितना दे देंगे मींस टू इससे ये 0। ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये क्या है पॉजिटिव है, दोनों इक्वल वैल्यू है तो रिजल्ट कितना आ गया 0। 3v = 0 मींस v = 0। तो फाइनल वेलोसिटी इनकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0 आने का मतलब क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1.5 kg है 2.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से इधर आ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास 1.5 kg है 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर आ रहा है, ये दोनों कंबाइन जब आपस में कोलिजन करेंगे तो कोलिजन के बाद ये मूव नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के स्टिक तो हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, लेकिन वो रेस्ट में आ जाएंगे, वो आफ्टर कोलिजन मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो v = आंसर क्या आया था 0 आया था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, according to the third law of motion, when we push an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel out each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. इसमें कहा गया है क्या कि ये ट्रक है, राइट, ये क्या है, एक ट्रक है मान लेते हैं, ये ट्रक है और ये इसके व्हील हो गए। तो ये क्या है, रोड के किनारे, ये रोड है, रोड के किनारे क्या है, खड़ा था ये ट्रक। एक बच्चा आता है और वो बच्चा आके इस ट्रक को क्या करना शुरू कर देता है, पुश करना शुरू कर देता है, धकेलना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो ट्रक है वो हिलता नहीं है इसके धकेलने से। तो एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट इसके लिए क्या बोलता है, इसने कहा है A student justify this by answering that the two opposite and equal forces cancel out each other. एक दूसरा स्टूडेंट ये सारी कहानी देख रहा है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये जो ट्रक है वो मूव क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस बच्चे ने इस ट्रक के ऊपर फोर्स लगाया और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ट्रक ने इसके ऊपर लगाया, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए ट्रक नहीं चला। तो आपने इस पूरे केस को एक्सप्लेन करके दिखाना है कि वो जो स्टूडेंट ने आंसर दिया है अपना, उसका आंसर सही है या गलत है। तो वो आंसर गलत है, वो कैंसिल आउट फोर्स कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पर जो अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे वो ये कहोगे कि जब इस बच्चे ने इस ट्रक के ऊपर फोर्स लगाया तो ये ट्रक मूव क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स इससे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर लगेगा। और जब तक आप जो अर्थ और ट्रक के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जब तक आप उसके बराबर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, तब तक ये ट्रक मूव नहीं करेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब जब इसने कहा था अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश, जब हम इस ट्रक को पुश कर रहे हैं तो ये ट्रक क्यों नहीं चलता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो इसके ऊपर फोर्स लगाया गया था वो फोर्स बराबर नहीं है किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के। जब अपना फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा तब वो ट्रक क्या करना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है,
A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change in the momentum of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. क्या कहा गया है? ये एक आदमी है, ये हॉकी के स्टिक लिए खड़ा है, ठीक है, हॉकी के स्टिक लिए खड़ा है और ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, एक बॉल थी हॉकी की, वो इस डायरेक्शन में मूव करती हुई आ रही है। इस बॉल का मास आपको दिया है, मास इसका आपको कितना दे रखा है, मास दिया है 200 ग्राम, 200 ग्राम है और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये बॉल इस साइड आ रही थी। जैसे इस आदमी ने इस बॉल को स्टिक किया तो ये वापस अपने उसी पाथ पर चली जाती है, लेकिन अब इसकी जर्नी की जो स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव मानना है तो इस डायरेक्शन को आप क्या मान के चलोगे, नेगेटिव मान के चलोगे, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया कि इस बाल का, ये बाल जो पहले एक बार इधर आ रही थी फिर इसने डायरेक्शन चेंज की, ये इस साइड गई, तो इसके टोटल मोमेंटम में क्या चेंज आया, ये आपसे पूछा गया है। तो करते हैं सोल्व। गिवन मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 200 ग्राम। ध्यान रहे ये जो मास है ये ग्राम में दे रखा है, so you have to convert this into kilogram. By dividing 1000 you will get 1/5 kg, ठीक है। Initial velocity of the ball is 10 meter per second. Final velocity of the ball is -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन हमने क्यों लगाया है, क्योंकि बॉल अपनी डायरेक्शन को, मूविंग डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी, स्टिक लगने के बाद वो उस डायरेक्शन में जा रही है, दैट्स व्हाई आई पुट नेगेटिव साइन हियर, ओके। और क्या गिवन है, बस इतना डाटा गिवन है। अब आपसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करो। चेंज इन मोमेंटम, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करो, ओके। सो प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो जब भी हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना हो तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। ये क्या है अपना फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम। ये इनिशियल मोमेंटम है, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम है। फाइनल वेलोसिटी इनटू मास, इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू mv माइनस mu। mv मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, -5 थी, मास कितना है 1/5 है, माइनस में इनिशियल मास कितना था 1/5, इनटू में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 है, ओके। सो इट विल बी -1 -2 दैट इक्वल टू -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।